नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस लेक्चर में बात करने वाले हम 12th के फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 का पार्ट 5 यानी पार्ट 5 देखने वाले हैं। 5वां इसका पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। अब इसमें जो बात करने वाले हैं पार्ट 5 में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं। पहले की तरह मैं टॉपिक को कवर करने वाली बातें पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर जो कवर करना हमें वैद्युत धारिता क्या होती है ये देखना है। विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के प्रकार देखने हैं। इस लेक्चर में बस इतनी चीजें देखेंगे। इसके बाद जो भी चीजें देखेंगे पार्ट 5 में देखेंगे। इसी तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, बल्कि चैप्टर को नहीं आगे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके पूरी फिजिक्स को हम ऐसे ही चैप्टर के पार्ट वाइज बनाकर टॉपिक वाइज बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाना, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपना एक कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत धारिता की। देख कहीं पर भी शब्द अगर वैद्युत लिखा होता है, क्या लिखा होता है वैद्युत, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए इसे कहते हैं आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है आवेश होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, वैद्युत का मतलब क्या होता है आवेश और धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारिता का मतलब क्या होता है धारण करना यानी इकट्ठा करना, उसे स्टोर करना। स्टोर का मतलब इकट्ठा करना। तो वैद्युत का मतलब आवेश और धारिता का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता, आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता जो होती है उसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्षमता है एक बार में 1 गिलास पानी पीने की और आपके मित्र की क्षमता है एक बार में 2 गिलास पानी पीने की। तो आपकी क्षमता होगी 1 गिलास पानी पीने की और उसकी होगी 2 गिलास पानी पीने की। तो आपकी क्षमता 1 गिलास और उसकी 2 गिलास। ऐसी हरेक चालक की क्षमता आवेश को इकट्ठा करने की अलग अलग होती है। हरेक चालक की क्षमता आवेश को इकट्ठा करने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है और इसी क्षमता को कहते हैं हम वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होता है, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी इसे हम स्टोर भी लिख सकते हैं। स्टोर करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। वैद्युत धारिता का मतलब कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ। बस अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, मैंने ऐसा उल्टा सीधा बना दिया है। अब इसको हम दे रहे हैं आवेश, क्या दे रहे हैं आवेश दे रहे हैं। तो आवेश इस पे जाएगा, क्या जाएगा इस पे आवेश। अब जैसे ही हम इसको आवेश देंगे, ध्यान सुना, जैसे ही हम इसको आवेश देंगे तो इसके विभव के मान में परिवर्तन होगा। विभव कैसा होगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको, पहले इसके पास आवेश ना था, अब नहीं था तो हमने इसे आवेश दिया तो विभव थोड़ा सा बढ़ गया, फिर आवेश और दिया विभव और बढ़ गया, फिर आवेश और दिया विभव और बढ़ गया। जैसे जैसे आप आवेश को देते जाओगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विभव जो है आवेश पर निर्भर कर रहा है, यानी आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आवेश पर निर्भर कर रहा है कौन, विभव। तो जो राशि किसी पर निर्भर करती है उसे हम यहाँ लिखते हैं और जिस पर निर्भर करती है उसे यहाँ लिखते हैं। तो इसका तो विभव निर्भर कर रहा है किस पर, आवेश पर। तो जैसे जैसे आवेश ज्यादा दिया जाएगा विभव ज्यादा हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम अनुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और यहाँ पे नियतांक आता है C, तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर CV। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q बराबर CV। और यहाँ पर C क्या है, तो C का मान निकालेंगे तो B को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन V। क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। और ये जो C है ये कहाँ से आया, अनुक्रमानुपाती को उठाने पर। तो इसे कहेंगे जहां C का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक यहाँ लिख लेंगे और इसे ही कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं इसे, धारिता। धारिता क्या है, C। तो C का मतलब होता है धारिता। अनुक्रमानुपाती जो नियतांक होता है उसी को धारिता कहते हैं। तो C का फॉर्मूला क्या निकल गया, C इक्वल टू आया Q अपॉन V। क्या आया, Q अपॉन V। अब इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है भाई, वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम बट्टे वोल्ट। या एक और मात्रक होता है इसका, जिसे हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं इसे, फैरड। तो ध्यान से लिख लेना इस चीज को, इसको हम कहते हैं फैरड और इसे बड़ी ऐप से दिखाते हैं। और ये धारिता का बड़ा मात्रक है। कैसा, धारिता का बड़ा मात्रक। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो धारिता का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। और दूसरा मात्रक क्या होता है, कूलाम बट्टे वोल्ट। क्या होता है ये, कूलाम। C का मतलब कूलाम और यहाँ वोल्ट का है।
तो कूलाम बट्टे मूल। इस तरीके से हम धारिता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो C बराबर Q अपॉन V, यहाँ पे याद करें Q बराबर CV। आगे आगे आने वाले टॉपिक में ये प्रयोग होगा जब हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूले दोनों यूज होंगे। इसमें से इसको याद कर लें, इसको याद कर लें, कोई सा एक कर लें, दूसरा याद हो जाएगा। तो बात समझ, धारिता क्या होती है? आवेश को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसे धारिता कहते हैं। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन V या Q बराबर होता है CV। इस तरीके से हम धारिता को निकाल सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धारिता किस किस पर निर्भर करती है। धारिता किस किस बात पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आवेश दिया था किसी चालक को और अभी बताया था कि आपकी क्षमता 1 गिलास पानी पीने की और आपके मित्र की क्षमता 2 गिलास पानी पीने की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करता है, यानी आपका आकार इतना है कि 1 गिलास पानी को अंदर ले सकते हैं पेट में, और आपके मित्र के पेट ऐसा है कि वो 2 गिलास पानी को इकट्ठा कर सकता है। तो उसका आकार अलग है और आपका आकार अलग है। तो आकार आकृति पर निर्भर करता है कौन? धारिता। तो C का मान चालक के आकार आकृति पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर नहीं करता। चालक का पदार्थ मतलब कोई कॉपर का हो सकता है, कोई एल्यूमिनियम का हो सकता है, कोई आयरन का हो सकता है यानी लोहे का हो सकता है, कोई किसी और धातु का हो सकता है चालक। तो चालक का आकार कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो, उस पर तो निर्भर करता है C, और पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो चांदी का हो। जैसे गिलास है, गिलास स्टील का हो या कॉपर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क किससे पड़ता है? उसके आकार से, कितना बड़ा है कितना छोटा और कैसी आकृति का बना हुआ है, उस पर निर्भर करती है धारिता। तो चालक C का मान चालक के आकार आकृति पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर नहीं। दूसरी बात, C का मान समीपवर्ती माध्यम तथा समीप स्थित, समीपवर्ती माध्यम इसके पास में कौन सा माध्यम रखा है, और समीप स्थित अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। यानी देखिए, यहाँ पर एक चालक रहा है, उसके पास एक और चालक दिया, तो एक चालक के पास एक और चालक दिया, तो चालक के पास आने से इस वाले चालक की धारिता में परिवर्तन हो जाता है। और क्या परिवर्तन हो जाता है कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये चालक यहाँ रखा है अकेला भी, इसकी धारिता मान लीजिए 2 है, 2 फैराड है। कितनी है? 2 फैराड। एक दूसरा चालक लाया, इसके पास रख दिया, अब इसकी धारिता 2 से ज्यादा हो जाएगी, 2 से ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखिए कि चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, जब भी हम किसी चालक के समीप में अन्य चालक रख देंगे तो होता क्या है कि किसी चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाने पर आवेशित चालक का विभव घट जाता है। क्या घटता है? जिससे धारिता बढ़ जाती है। अब विभव घटने का मतलब क्या हुआ? Q इक्वल टू CV बताया था फॉर्मूला, अभी बताया था, और यहाँ से C निकालेंगे तो C आ गया Q अपॉन V। क्या आ गया? Q अपॉन V। तो विभव घट गया, विभव क्या हुआ? घट गया, तो C का मान बढ़ गया। तो यानी जब भी हम दूसरे चालक को पास में लाते हैं, कैसा होता है? वो अनावेशित चालक होता है। तो अनावेशित चालक को पास में लाते हैं तो पहले वाले चालक का विभव घट जाता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। बस इतनी सी कहानी इसकी याद रखनी है, ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, बस आप याद रखें। अब बात करना है विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ से पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हो सकता है वो डेरिवेशन हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो। तो जहां तक चांस रहते हैं न्यूमेरिकल के चांस रहते हैं। किसके चांस रहते हैं? न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे विलगित गोलीय चालक की धारिता, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक हम बना लेंगे गोलीय चालक। क्या बना लेंगे भाई? गोलीय चालक। ये हमने बना लिया गोलीय चालक। अब इसका केंद्र है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है। अब इसको आवेश दे दिया, तो आवेश दिया है प्लस का। कैसा दिया है? प्लस दिया है, माइनस भी दे सकते हैं। तो ये प्लस आवेश हमने इसे दे दिया। अब जैसे ही हम इस चालक को आवेश देंगे तो इसकी सतह पर फैल जाएगा। जैसे ही हम इस चालक को, गोलीय चालक को क्या देंगे? आवेश देंगे तो इसकी सतह पर फैल जाएगा। और जैसे इसकी सतह पर, ध्यान सुने, जैसे इसकी सतह पर आवेश वितरित होगा तो इसके हर पॉइंट पर, यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, किसी भी पॉइंट पर देखें, तो विभव का मान समान होता है। कैसा होता है? विभव का मान समान होता है। बात समझिए, एक हमने गोलीय चालक बनाया, इसको क्या दिया? आवेश दे दिया। आवेश उसकी सतह पर पूरा फैल गया, और जैसे ही आवेश पूरी सतह पर फैल गया तो हरेक बिंदु का, गोलीय चालक के हरेक बिंदु का विभव समान हो गया। और इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ, यानी जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे पहले लेक्चर्स में आपको बताया था, याद है? चलिए ठीक है, रिवीजन हो गया। तो जैसे ही हमने इसे आवेश दिया तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो गया? समान। तो जब इस विभव का मान समान हो गया तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आवेश जो हमने दिया है ये इसकी सतह पर ना होकर इसके केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केंद्र पर। केंद्र मान लिया हो। तो यहाँ पर अगर हम E की दिशा देखें तो इधर ये कुछ इस तरीके से बाहर की ओर आएगी। और याद करिए समविभव पृष्ठ कि जब भी कोई आवेश किसी केंद्र पर रखा होता है
तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उसके लंबवत होती हैं। ये कुछ पुरानी कहानी है। तो हम बात कर रहे थे गोलीय चालक की। गोलीय चालक बनाया, उसको आवेश दिया, आवेश उसकी सतह पर फैल गया। जैसे ही आवेश सतह पर फैला तो सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो गया? समान। और जब विभव का मान समान हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि दिया गया आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र पर स्थित है। तो केंद्र पर स्थित है तो इसकी वजह से यहाँ पर यहाँ तक की दूरी मान ली हमने आर। कितनी मान ली? आर। तो आर तक दूरी पर, आर दूरी पर हमें यहाँ पे निकालना है विभव। विभव समान है तो कितना विभव वो निकालेंगे? तो गोलीय चालक की सतह पर विभव। तो सबसे पहले निकालेंगे हम गोलीय चालक की सतह पर विभव। क्या लिखेंगे? गोलीय चालक की सतह पर विभव। तो यहां लिखता हूं गोलीय चालक की सतह पर विभव। अब आप मुझे बताइए कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम किसी एक आवेश का, यहाँ पे एक आवेश रखा, बिंदु आवेश, और यहाँ से यहाँ पर आर दूरी पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु विभव निकालते हैं तो विभव का फॉर्मूला होता है V = K/Q/R। और K मतलब होता है 1/4πε0 और ये आ जाएगा Q/R। ठीक है ना? ये कहानी होती है। और ये कब आता है फॉर्मूला? जब ये गोलीय चालक निर्वात या वायु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निर्वात या वायु में स्थित है। तो यहाँ पे ε0 आएगा। अब मान लीजिए यही चालक कहाँ पे रखा हो? किसी के परावर्तक वाले माध्यम में रखा हो तो यहाँ पे K कर देंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं। अब निकालेंगे धारिता। तब धारिता तो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q/V। तो C बराबर क्या होगा? Q/V। तो Q तो यहाँ पे पहले ही रहेगा। अब V का मान उठा के ये लिख दीजिए तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और ये आ गया आपका Q/R। ठीक है ना? अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये 4πε0R, ये कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर। तो इसको ऊपर पहुंचाएंगे Q गुणा 4πε0 और ये R आ गया ऊपर और नीचे क्या बचेगा? Q। ठीक है ना? ये आप जानते हैं ना कि ये भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो इसका हर कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। तो ये पूरा वैल्यू था ऊपर पहुंच गया। अब Q से Q यहाँ पे मर गया तो C का मान आया C = 4πε0 और ये R, ये आ गया। C का मान आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। यानी जब भी हम गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता निकालेंगे तो धारिता इतनी आएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि धारिता जो देखो 4πε0 ये फिक्स है, 4 फिक्स है, पाई फिक्स है और ε0 का मान ही फिक्स होता है। क्या है? R। तो C किस पर निर्भर करता है? अर्थात इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C अनुपाती हो गया R के। यानी किसी चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, ये चालक जितना बड़ा होगा, जैसे भी बताया था अपने दोस्त की जो क्षमता थी वो 2 गिलास पानी को स्टोर करने की थी उसके पेट में और आपके 1 गिलास क्षमता थी। तो जैसे जैसे किसी की त्रिज्या बढ़ेगी, किसी भी गोले की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, जितना साइज उसका बढ़ेगा, जिसका आकार बढ़ेगा, वो आवेश को उतना इकट्ठा कर सकता है। तो जितनी बड़ी त्रिज्या उतनी बड़ी धारिता, जितनी कम त्रिज्या उतनी कम धारिता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी जितनी त्रिज्या होगी उतनी उतनी धारिता बढ़ेगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। अब मान लीजिए यही गोलीय चालक किसी के परावर्तक वाले माध्यम में रखा हो तब। तो यहाँ पे मैं नया करके दिखा रहा हूं। यदि गोलीय चालक के परावर्तक वाले माध्यम में स्थित हो तब धारिता। यानी ये तो कब था? ये था वायु निर्वात के लिए। तो वायु निर्वात हमने K का मान नहीं लगाया, अब इसको हमने K परावर्तक वाले माध्यम में रख दिया, तब धारिता क्या हो जाएगी? तो धारिता जो हो जाएगी C, यहाँ पे K वाले माध्यम रखा है तो CM लिख दीजिए। M का मतलब हो गया मीडियम यानी माध्यम। किसी दूसरे माध्यम रखा है, फॉर्मूला ये आएगा 4πε0। तो यहाँ पे लिख देंगे 4πε0 और आपको पता है कि जब भी K परावर्तक वाले माध्यम में रखते हैं तो ε0 के साथ यहाँ पे K का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे साथ में आ जाएगा R। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसका बन जाएगा। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 2। ये निर्वात या वायु के लिए है और ये किसके लिए? किसी और माध्यम के लिए। अब निर्वात या वायु के लिए जो है उसके लिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। निर्वात या वायु के लिए मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ? नोट। यानी नोट का मतलब है निर्वात या वायु के लिए धारिता है और ये किसके लिए धारिता है? किसी और माध्यम के लिए।
अब मैं अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूं, तो आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अभी बताएंगे कि सी नॉट अपॉन सी एम कर दिया। तो सी नॉट का मान क्या था, देखिए यहाँ पे पहले क्या किया मैंने, इसमें उसका भाग दे रहे तो सी नॉट आएगा ऊपर, सी एम आएगा नीचे, ठीक है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये आएगा ऊपर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर आएगा अपॉन में। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पर भी लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा के आर, कि आर से आर मर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा। तो ये आ गया सी नॉट अपॉन सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन के। मैं के का मान निकालूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा के और ये आ जाएगा सी एम बट्टे सी नॉट। बात समझ आ गई। और के को ही हम कहते हैं क्या, एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो ये आ जाएगा सी एम अपॉन सी नॉट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसी अन्य माध्यम में धारता, किसी अन्य माध्यम की धारता, ठीक है। और सी नॉट का मतलब क्या है, निर्वात या वायु की धारता, निर्वात या वायु की धारता। तो यहां से के का मान कुछ ऐसा निकल के आएगा। याद कीजिए कूलाम के नियम में के और एप्सिलॉन नॉट आर को बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है कि के और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है, तो आप जो चैप्टर 1 का प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, कूलाम का नियम देखना एक बार, बहुत अच्छे से समझाया है और वहां पे सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो दुख दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो वो दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ज्यादा नहीं 30 से 35 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे धारता को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी किस पर निर्भर करता है, आर पर, तो सी निर्भर कर रहा है आर पर। इसका मतलब अगर हमारे पास 2 चालक हों, कितने चालक हों, 2, तो 2 चालक के लिए हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे एक प्रश्न लिया है सबसे पहले, ये प्रश्न यूपी बोर्ड ने आपको पूछा है, इसका हम हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो यहाँ पर लिखा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। तो भाई आपको आर का मान दिया है 9 मीटर दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी आंतरिक प्रश्न को करने के लिए दिया है, लिखते हैं यहाँ पे कितना दिया, 9 मीटर। आखिर इसकी विद्युत धारता कितनी होगी, तो भाई सी का मान बताना है। किसका मान होता है, सी का। तो जब आपको के का मान नहीं दिया हो तो हम फॉर्मूला आएंगे सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला आएंगे। आप कहेंगे सर के क्यों नहीं लिया, तो के बेटा जब लिया जाएगा जब आपको सवाल में कहा जाए कि इसका परावैद्युतांक कितना है, जब के का ये शब्द आए, परावैद्युतांक शब्द आए, तब के का मान रखेंगे, तब यहाँ के लगाएंगे। और के नहीं आएगा तो ये वाला आएंगे, बस सिंपल है। अब देखिए ये क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, सही है। अब मैं इस वाली वैल्यू को इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको ये प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सी निकालना है, तो सी इजकल टू, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, ये करेंगे भाई 1/9 गुणा 10 की घात 9, और आर का मान कितना दिया, 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 9 से 9 मर जाएगा, और ये 10 की घात 9 जब ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो सी का मान आ गया 10 की घात माइनस के 9, और मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक आ जाएगा फैराड, ठीक है ना, मात्रक क्या आ जाएगा, फैराड। इस तरीके से इस प्रश्न को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पेपर में अगर आया तो एमसीक्यू में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, बस इतना सा देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारता की गणना कीजिए, और पृथ्वी की त्रिज्या आपको दी है ये। तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको लगा देना है फॉर्मूला सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसका मान अभी लिखा था 1 अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9 लिखा था, और आर का मतलब ये दिया है आपको 6.4 गुणा 10 की घात कितना दिया, 6 मीटर, सही। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 6.4 गुणा 10 की घात 6 बट्टे 9, और ये 10 की घात 9 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा,
10 की घात 9 को जब ऊपर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे कितने हो गए 10। अब 9 का इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। तो जब 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 7 63, कितना बचेगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा देंगे तो 9 का 9, फिर 1 बचेगा तो 9 का 9 कुछ ऐसा आएगा। और ये कितना आ गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 की घात यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 9 में से 6 गया तो माइनस के 3, और ये बट्टे में बचा आपका 10। अब ये 10 जब ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। भाई इसको जब ऊपर लाएंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस और 3 पहले से माइनस है, तो टोटल कितने माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 4 माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस हो जाएंगे, 4। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं तो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे, 2 जीरो। अब 2 जीरो जब ऊपर आएंगे, फिर से ये वाले 2 जीरो ऊपर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये भी फिर माइनस के, 4 पहले से माइनस के। तो इसका मतलब हो गया 711 गुणा 10 की घात -6। 711 गुणा 10 की घात -6। और आपको याद हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, 10 की घात -6 जो होता है इसको हम माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। एक माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की घात -6। तो मैं इसको माइक्रो लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो मान आएगा निकल के, ये आ गया भाई, सी का मान चल रहा था तो सी का मान आ गया 711। और माइक्रो मात्र क्या होता है, फेरड। तो 711 माइक्रो फेरड आएगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। बस याद रखें कि इसका मान ये वाला होता है, और आर का मान आपको ये दिया है, त्रिज्या दिया है तो आर का मान दिया है। बाकी आप अपने आप से कैलकुलेशन करके देख लें, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट कर दें, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये कह रहा है यदि किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दिया, इसका मतलब पहले कितनी थी, आर थी, बाद में कितनी कर दी गई, इसका दोगुना। ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि किसी समावेश गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दोगुनी कर दी, तो पहले से दोगुनी करने का मतलब क्या, पहले कुछ तो होगी। तो पहले भाई आर थी, कितनी थी पहले आर, अब कितनी करती, दोगुना। तो दोगुना कितना हो जाएगा आर का, 2r होगी। अब ये कह रहा है तो गोलीय चालक की धारता पहले की अपेक्षा कितनी हुई, तो पहले धारता C1 रही होगी, जो भी रही हो C1 होगी, और बाद में धारता कितनी हो जाएगी, C2। तो हमें ये बताना है कि बाद में धारता कितनी हो जाएगी। तो देखिए C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर के, यानी ये वैल्यू तो होती है फिक्स। तो C किस पर निर्भर करता है, आर पर। C किस पर निर्भर करता है भाई, आर पर निर्भर करता है। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ, पहली C अनुपाती हो जाएगी पहली त्रिज्या के, और दूसरा C2 अनुपाती हो जाएगा दूसरी त्रिज्या के। तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, C1/C2 बराबर आ जाएगा आपका R1/R2। ठीक है ना, C1/C2 बराबर आ जाएगा R1/R2। बस इतनी सी कहानी और लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C1/C2 और R1 कितना है यहाँ पे, R पहले त्रिज्या की थी R, और बाद में कितनी होगी 2R। R से R चल बसा मर गया। तो यहाँ पर जो निकल के आया C1/C2 का मान आ गया 1/2। इसको मैं इधर भेज दूं तो 2C1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 2C1 बराबर हो गया C2 के, 2C1 बराबर हो गया C2 के। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या करके, या C2 का जो मान है 2C1 हो गया, यानी पहले जितनी धारता थी उसका कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो हम ये कह सकते हैं त्रिज्या अगर 2 गुना है तो धारता भी 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। जैसे जैसे त्रिज्या जितनी गुनी होगी उतनी गुना धारता हो जाएगी। ये प्रश्न कहता है क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। C अनुपाती आर के। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे धारता बढ़ेगी। त्रिज्या 2 गुना, धारता 2 गुना। त्रिज्या 5 गुना, धारता 5 गुना। त्रिज्या जितने गुना, धारता उतने गुना। बस इतना सा सवाल है, इसे आप कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र का मतलब क्या होता है, कंडेंसर। संधारित्र को कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर समझते हैं ना, जो पंखे में यूज होता है, जो पंखे में प्रयोग होता है। आपने देखा है पंखे के ऊपर एक संधारित्र लेके आते हैं, यानी संधारित्र का होता है कंडेंसर। कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये कुछ ऐसा, इसमें 2 वायर निकले होंगे और यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा होता है ब्लैक टाइप का। ठीक है ना, इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये कंडेंसर होता है। इसको हम फिजिक्स की भाषा में संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संधारित्र कहते हैं। ठीक है ना, तो संधारित्र की बात कर लें। संधारित्र का काम क्या होता है,
जो आवेश जो आता है, आवेश जो आता है किसमें, तारों में जो आवेश आता है, आवेश जो बहता है वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, आवेश इकट्ठा हो जाता है। कैसा हो जाता है, इकट्ठा। बात समझिए, कैसा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा हो जाता है तो इसका काम क्या होता है, आवेश को इकट्ठा करना होता है। अभी बताया था धारिता क्या होती है, धारिता का मतलब होता है आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता, उसे हम धारिता कहते हैं। तो ये क्या करता है, आवेश को इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है, आवेश को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन संधारित्र की परिभाषा हमें क्या लिखना है, इसकी जो धारिता होती है वो कैसी होती है कि किसी भी आकार या आकृति में, ये इतना सा होता है, इसके आकार में कोई चेंज नहीं करना, पर इसमें हमें आवेश ज्यादा भरना है। इसका आकार इतना ही रहेगा पर इसमें आवेश क्या है, ज्यादा भरना है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा दे, संधारित्र कहलाता है। यहाँ एक और बात होती है कि इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है भाई, आवेश इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है, आवेश। और आवेश के पास जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, आवेश में जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा ही तो होती है। तो वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में संचित करने की क्षमता रखता है उसको हम संधारित्र कहते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो कितने प्रकार होते हैं, देखिए संधारित्र यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय चालक संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। पर आपको 12th में आपके पेपर में ये आता है और इसका डेरिवेशन ध्यान सुन लें, इसका डेरिवेशन 101% कह रहा हूं, इस बार आपके पेपर में आएगा। तो यहां से क्वेश्चन भी आएगा, यहां से आंकिक प्रश्न भी आएगा और साथ में डेरिवेशन। इन दोनों में से कोई एक चीज 3 नंबर की पेपर में पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है, 3 नंबर में। तो ये संधारित्र के प्रकार हैं, कितने हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इसमें से पढ़ना कौन सा, हमें ये पढ़ना है जिसको हम लेक्चर नंबर यानी पार्ट नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने पढ़ा वैद्युत धारिता क्या होती है, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है और इसके प्रकार को पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।